प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले अमेरिका की एक अदालत ने मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में संलिप्तता के आरोपी एवं पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तैमूर राणा को बड़ा झटका देते हुए फैसला सुनाया है कि उसे प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को प्रतिबद्ध किया जा सकता है। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर नॉर्थ सर्किट ने 15 अगस्त को सुनाए अपने फैसले में कहा संधि राणा के प्रत्यर्पण की अनुमति देती है। राणा ने कैलिफोर्निया में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के खिलाफ यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर नाइन्थ सर्किट में याचिका दायर की थी। कैलिफोर्निया की अदालत ने उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अस्वीकार कर दिया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मुंबई में आतंकवादी हमलों में राणा की कथित संलिप्तता के लिए उसे भारत प्रतिबद्ध किए जाने के मजिस्ट्रेट जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर नाइन्थ सर्किट के न्यायाधीशों के पैनल ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले की पुष्टि की। प्रत्यर्पण आदेश की बंदी प्रत्यक्षीकरण समीक्षा के सीमित दायरे के तहत पैनल ने माना कि राणा पर लगाए गए आरोप अमेरिका और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अंतर्गत आते हैं। इस संधि में प्रत्यर्पण के लिए 9 bis in idem किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किए जाने का सिद्धांत अपवाद शामिल है। जिस देश से प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो, यदि वांछित व्यक्ति को उस देश में उन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो या दोषमुक्त कर दिया गया हो जिनके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अपवाद लागू होता है। पैनल ने संधि की विषय वस्तु विदेश मंत्रालय के तकनीकी विश्लेषण और अन्य सर्किट अदालतों में इस प्रकार के मामलों पर गौर करते हुए माना कि अपराध शब्द अंतर्निहित कृत्यों के बजाय आरोपों को संदर्भित करता है, तो इसके लिए प्रत्येक अपराध के तत्वों का विश्लेषण आवश्यक है। 3 न्यायाधीशों के पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि सह साजिशकर्ता की दलीलों के आधार पर किया गया समझौता किसी अलग नतीजे पर पहुंचने के लिए बाध्य नहीं करता। पैनल ने माना कि 9 bis in idem अपवाद इस मामले पर लागू नहीं होता क्योंकि भारतीय आरोपों में उन आरोपों से भिन्न तथ्य शामिल है जिसके लिए राणा को अमेरिका में बरी कर दिया गया था। पैनल ने अपने फैसले में यह भी माना कि भारत ने मजिस्ट्रेट जज के इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सक्षम सबूत पेश किए हैं कि राणा ने वे अपराध किए हैं जिनका उस पर आरोप लगाया गया है। पैनल के 3 न्यायाधीशों में मिलन डी स्मिथ, ब्रिजेड एस बेड और सिडनी एच फिजरवाटर शामिल थे। राणा के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प अभी भी है। भारत में अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उसके पास अब भी कानूनी विकल्प बचे हैं। पाकिस्तानी नागरिक राणा पर अमेरिका की एक जिला अदालत में मुंबई में बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमले करने वाले आतंकवादी संगठन को समर्थन देने का आरोप में मुकदमा चलाया गया था। जूरी ने राणा को एक विदेशी आतंकवादी संगठन को सहायता प्रदान करने और डेनमार्क में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की नाकाम साजिश में सहायता प्रदान करने की साजिश रचने का दोषी ठहराया था। उसने उनके लिए 7 साल जेल में काटे। उसकी रिहाई के बाद भारत ने मुंबई हमलों में उसकी संलिप्तता के मामले में उस पर मुकदमा चलाने के लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था। राणा को प्रतिबद्ध किए जा सकने का सबसे बड़ा फैसला सुनाने वाले मजिस्ट्रेट न्यायाधीश के समक्ष उसने दलील दी कि भारत के साथ अमेरिका की प्रत्यर्पण संधि उसे 9 bis in idem प्रावधान के कारण प्रत्यर्पण से संरक्षण प्रदान करती है। उन्हें यह भी दलील दी कि भारत ने यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिए कि अपराध उसने ही किए हैं। अदालत ने राणा की इन दलीलों को खारिज करने के बाद उसे प्रत्यर्पित किए जा सकने का प्रमाण पत्र जारी किया था। अमेरिका की जेल में बंद राणा मुंबई हमलों में संलिप्तता के आरोपों का सामना कर रहा है। उसे पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली का साथी माना जाता है, जो 26 दिसंबर 2008 को मुंबई में हुए हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। इन आतंकवादी हमलों में 6 अमेरिकी नागरिकों समेत कुल 166 लोगों की मौत हो गई थी। आइए हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बार बार गुहार लगाने के बाद भी भारत के भाव नहीं देने पर शहबाज शरीफ सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत के साथ कोई भी द्विपक्षीय बातचीत नहीं हो रही है, फिर चाहे यह पर्दे के पीछे से हो या आमने सामने हो। उसने कहा कि भारत के साथ व्यापार को फिर से बहाल करने पर भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। इससे पहले नवाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तक भारत से फिर से बातचीत शुरू करने के लिए गुहार लगा चुके हैं। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत में पीएम मोदी की तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद फिर से बातचीत शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तान के कई बिजनेसमैन गुहार लगा चुके हैं कि भारत से व्यापार को फिर से शुरू किया जाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलोच ने एक बार फिर से अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाया और मांग की कि भारत इसे फिर से बहाल करे। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि भारत के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद ही उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार को बंद किया है। उन्होंने कहा कि हालात अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। बलोच ने कहा कि इस समय भारत के साथ व्यापार को फिर से बहाल करने को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। इससे पहले पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से कई बार कोशिश की थी कि भारत बातचीत को तैयार हो जाए।
वहीं भारत ने साफ कहा कि जब तक कश्मीर में आतंकवादियों को पाकिस्तान भेजना बंद नहीं करता उससे कोई बातचीत नहीं होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच फरवरी 2021 में सीज़फायर डील हुई थी, जो अभी तक बनी हुई है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इन दिनों जम्मू और कश्मीर में हमले काफ़ी बढ़ा दिए हैं। इन हमलों में कई जवान शहीद हो गए और बड़ी संख्या में आतंकी भी मारे गए हैं। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने भारतीय सेना की जोरदार कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और आतंकियों के सफाई पर रोना रोया। जहरा बलोच ने दुनिया भर के देशों में मांग की कि कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को अपना समर्थन देना जारी रखेगा। इससे पहले नवाज शरीफ ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए शांति के लिए गुहार लगाई थी। वहीं आतंकियों के हमले के पीछे भारत ने कड़ा जवाब देना जारी रखा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने पिछले दिनों भारत को गिरफ्तारी भी दी थी। हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर गई है, जिसके बाद पाकिस्तान बेहद खुश है। बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार है जिसके प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हैं। पाकिस्तान ने उनके पद ग्रहण करने पर बधाई दी थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक पत्र सामने आया है जो उन्होंने मोहम्मद यूनुस को 12 अगस्त को लिखा था। इसमें शहबाज ने बांग्लादेश को एक भाईचारे वाला मुस्लिम देश बताया था। इसके साथ ही कहा कि वह दक्षिण एशिया में एक भागीदार के रूप में बांग्लादेश के साथ संबंधों को महत्व देता है। शहबाज ने अपने पत्र में लिखा, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार का पद ग्रहण करने पर आपको हार्दिक बधाई देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपकी नियुक्ति उस भरोसे का प्रमाण है कि बांग्लादेश के लोग, विशेषकर युवा, दूरदर्शिता और नेतृत्व पर भरोसा रखते हैं। शहबाज ने आगे कहा कि पाकिस्तान एक भाईचारे वाले मुस्लिम देश और दक्षिण एशिया में भागीदार के रूप में बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है। शहबाज ने अपने पत्र में कहा कि हम बांग्लादेश के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध विकसित करने की हार्दिक इच्छा रखते हैं, जो हमारे दोनों देशों के लिए हितों की सेवा कर सके और उनके संबंधों में सार्थक बदलाव ला सके। इस संबंध में मैं आने वाले दिनों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों क्षेत्रों में आपसी हित के सभी मामलों पर आपके साथ मिलकर काम करने का उत्सुक हूँ। मेरा मानना है कि हम क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों को सक्रिय रूप से तलाशने की जरूरत है, जो दक्षिण एशिया के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि पाकिस्तान के पीएम ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा को लेकर कुछ नहीं कहा। उनका पत्र दिखाता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने से वो बहुत खुश है। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को अंतिम सरकार का नेता बनने पर बधाई देते हुए हिंदुओं पर हमले रोकने को कहा था। पीएम मोदी को शुक्रवार को मोहम्मद यूनुस ने फ़ोन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश को भारत के समर्थन की पुष्टि की है। वहीं मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। आइए हम ईरान के बारे में बात करें। इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि ईरान कभी भी इसराइल पर हमला कर सकता है। इसे लेकर अब अमेरिका के अधिकारी ने ईरान को विनाशकारी परिणाम की चेतावनी दी है। ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो गई थी। ईरान का आरोप है कि हानिया की मौत में इसराइल का हाथ है। ईरान ने इसका बदला लेने की बात कही थी। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इसराइल पर ईरान अगर हमला करता है तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे और यह गाज़ा युद्ध विराम की बातचीत को भी पटरी से उतार देगा। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ईरान को प्रोत्साहित करेगा कि वह एक ऐसे रास्ते पर न चले जिसका परिणाम काफ़ी विनाशकारी हो सकता है, खासकर ईरान के लिए। अधिकारी ने आगे कहा है कि यह हमास था जो ईरान का एक प्रॉक्सी है, जिसने 7 अक्टूबर को इस युद्ध की शुरुआत की थी। ये विडम्बना होगी कि अगर ईरान कुछ ऐसा करता है जिससे युद्ध विराम और बंधक रिहाई की बातचीत पटरी से उतर जाए। हमें लगता है कि कई महीनों में हमारे पास सबसे अच्छा मौका है। गाज़ा युद्ध संघर्ष विराम वार्ता के मध्यस्थों ने शुक्रवार को जानकारी दी कि 2 दिवसीय वार्ता समाप्त हो गई है। उनका लक्ष्य अगले सप्ताह काहिरा में होने वाली बैठक में युद्ध विराम समझौते में मुहर लगाना है। अमेरिका, मिस्र और कतर ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि वार्ता रचनात्मक थी और सकारात्मक माहौल में हुई। उन्होंने दोनों पक्षों के सामने एक प्रस्ताव पेश किया और आने वाले दिनों में इसे लागू करने के विवरण पर काम जारी रखने की उम्मीद जताई। बयान के मुताबिक संघर्ष विराम वार्ता का नया दौर बृहस्पतिवार को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य 23 महीने से जारी युद्ध को रोकना और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गाज़ा में इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते की संभावना को लेकर शुक्रवार को आशान्वित नजर आए और कहा, हम पहले की तुलना में इस बार समझौते के काफ़ी अधिक करीब हैं। दोहा में 2 दिनों की वार्ता के बाद ओवल कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में बाइडेन ने कहा, मैं नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन संघर्ष विराम 3 दिन पहले की तुलना में बहुत करीब है। इस 2 दिवसीय वार्ता में अगले सप्ताह वार्ता जारी रखने पर सहमति बनी। 10 महीने से चल रहे युद्ध में यह पहली बार नहीं है कि बाइडेन ने समझौते को लेकर आशा व्यक्त की हो। बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि हमारे पास कुछ हो सकता है, लेकिन हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ इस साल नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। उनके कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं, जिनमें इलेक्टोरल बॉन्ड और अन्य मामलों के निर्णय शामिल हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और लगभग 2 साल की सेवा के बाद वे 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे। इस समय लोगों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि अगला सीजेआई कौन बनेगा। सीजेआई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद
जस्टिस संजीव खन्ना अगले सीजेआई के रूप में पदभार संभालेंगे। वे 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें सीजेआई के रूप में पदस्थ होंगे। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के अनुसार शीर्ष अदालत का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है। इस परंपरा के अनुसार जस्टिस संजीव खन्ना अगले सीजेआई बनने के लिए सबसे वरिष्ठ हैं। हालांकि उनका कार्यकाल केवल 6 महीने का होगा और वे मई 2025 में रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता जस्टिस देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में रिटायर हुए, जबकि उनकी मां श्रीमती सरोज खन्ना दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज में हिंदी की लेक्चरर थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पूरी की और 1977 में स्कूल पास करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की। जस्टिस संजीव खन्ना ने जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति प्राप्त की। उनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति विवादास्पद रही थी, क्योंकि उनके मुकाबले उम्र और अनुभव में 33 अन्य न्यायाधीश वरिष्ठ थे। हालांकि इस विवाद के बाद मामला शांत हो गया। सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति से पहले वे दिल्ली हाई कोर्ट में 14 वर्षों तक न्यायाधीश रहे। जस्टिस खन्ना को कराधान और वाणिज्यिक कानूनों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है और उन्होंने पिछले 2 दशकों में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार जस्टिस खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट में अतिरिक्त लोक अभियोजक और न्यायालय दयाल न्याय मित्र के रूप में कई आपराधिक मामलों में बहस की थी। अप्रैल 2024 में जस्टिस खन्ना ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम में डाले गए वोटों के क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए वोटर वेरिफाइल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट के साथ एक याचिका पर भी सुनवाई की थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।